हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को आपको जानना है। मैंने कल के सेशन में भी आपको समझाया था कि वर्ड्स अगर आपको बड़े बड़े भारी भरकम से शब्द जो आ जाते हैं उनसे आपको घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। इस चैप्टर में केवल आपको जानना है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें फल और बीज कैसे बनते हैं और कैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत ही साधारण है। आप लोगों ने बचपन से किसी भी फूल में, पुष्प में, पुष्पीय पौधों में सबसे पहले पौधा लगता है, उसके बाद पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उसमें फूल आते हैं। तो फूल तब आते हैं जब पौधा फल बनाने के योग्य हो जाता है या जब पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है, तब उसमें फूल आते हैं। फूल आते समय उसमें नर जननांग और मादा जननांगों का विकास होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे साधारण और सबसे आसान एग्जाम्पल के तौर पे आप गुड़हल के फूल को देख सकते हैं। गुड़हल का फूल जो होता है उसमें आपके मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों का निर्माण एक ही फूल में होता है ना। तो उसमें आप दोनों नर जननांग, मादा जननांग दोनों की स्टडी आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, घर में भी आप डायसेक्शन करके उसको पूरा ओवरऑल देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए, भारी भरकम शब्दों से ना डरते हुए चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनीशियम के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो ये चैप्टर है, इसमें आपको 3 चरणों में फूल बनने के बाद उसमें फल बनने की प्रक्रिया को जानना है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको मैंने बता चुकी हूँ, मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपको समझा चुकी हूँ। और आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपने जाना तो उसमें आपने स्टेमेन की संरचना को बहुत विस्तार से जान लिया। स्टेमेन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट को हमने जाना। एंथर की संरचना को हमने अंदर से टीएस कट करके देखा था कि बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का और डाइथीकस होता है, यानी एक एक लोब में 2-2 थीका प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स जो है वो फुल एकदम भरे हुए रहते हैं। सबसे अंदर उसके माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 लेयर्स वाला होता है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये आपको पॉइंट वाइज सब नोट करना था। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप सभी जानते हैं कि मेल गेमेटोफाइट जो है वो साइज में हमेशा फीमेल गेमेटोफाइट से छोटा होता है, तो इसलिए नाम दे दिया गया। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उसमें निर्माण होता है पॉलन ग्रेन्स का। अब जो ये पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, यही बाद में पॉलन ट्यूब बना करके मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है इसी के अंदर, है ना। और पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें आए थे कुछ। पॉलन ग्रेन का जो एकदम आउटर स्ट्रक्चर होता है एक्साइन, वो आपका स्पोरोपोलिनिन नाम के ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, जो पूरे संसार में, ये कहा जा रहा है कि पूरे संसार में केवल स्पोरोपोलिनिन ही ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी तरीके से, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कितना भी लो टेम्परेचर हो, कितना भी एसिडिक मीडियम हो, कितना भी बेसिक मीडियम हो, वो स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड नहीं होता हुआ पाया गया अभी तक। इसीलिए स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस के कारण ही पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व किया जा सकता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, है ना। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, ये आई होप कि आप सभी ने पॉइंट वाइज नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, इसमें आपको गायनीशियम के बारे में पढ़ना है।
मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका स्ट्रक्चर और उसमें होने वाली जो प्रक्रिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। तो फीमेल गेमेटोफाइट में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर और उसमें कौन सा इवेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही थी, वैसे इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो बहुत ध्यान से स्क्रीन में देखते हुए नोट करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या कहलाता है? गायनीशियम कहलाता है या पिस्टिल कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें अगर एक सिंगल पिस्टिल होगा तो कार्पेल अगर सिंगल होगा तो इट मे हैव अ सिंगल पिस्टिल, क्या कहलाएगा? मोनोकार्पेलरी कहलाएगा। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। मोर देन वन पिस्टिल कहलाएगा मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, ये देखने में आपको एक एक लाइन दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें आपका एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल रहा है बहुत आराम से। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। इन मल्टी कार्पेलरी, अब जब कार्पेल की संख्या एक से ज्यादा होगी, जब सिंगल होगी तब तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा होगी तो पिस्टिल्स जो हैं उनकी सिचुएशन क्या होगी, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे या फ्री होंगे, ये आपको देखना है। जैसे किसी किसी में फ्री होते हैं, किसी किसी में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर फ्री हैं और आपस में जुड़े हुए हैं तो उसका अलग अलग दोनों नाम हो जाएगा। मल्टी कार्पेलरी में अगर पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो सिनकार्पस कहलाएगा, और अगर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री है, तो एपोकार्पस कहलाएगा। तो लिख लेंगे इन मल्टी कार्पेलरी फ्यूज्ड पिस्टिल्स डैश सिनकार्पस और फ्री पिस्टिल्स डैश एपोकार्पस। आगे देखते हैं। पिस्टिल जो होता है बच्चों, इसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं पिस्टिल्स के। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसमें आपको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनीशियम के बारे में। तो इसमें एक एक पिस्टिल के तीन भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी कि स्टिग्मा जो होता है वहीं पे पॉलन ग्रेन आ करके गिरते हैं। कहाँ पे? स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं, और उसके बाद वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट उसको मिलता है, उसके बाद आपने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई थी, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट थी, वहां पे जर्म पोर प्रेजेंट थे। अब उस जर्म पोर का क्या कारण है, क्यों जर्म पोर्स प्रेजेंट रहे होंगे? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन तो डिग्रेड नहीं हो सकती, तो उस जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, उसको हम आगे देखेंगे। अब स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, वर्तिकाग्र के नीचे वाली जो पतली ट्यूब लाइक संरचना होती है वो आपकी स्टाइल कहलाती है, स्टिग्मा के नीचे की तरफ। और सबसे नीचे थोड़ा सा फूला हुआ बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ओवरी। जो आधार पे नीचे की तरफ थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। तो इसका जो डायग्राम है वो सभी बच्चों के लिए बहुत इजी है। नीचे थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट, बीच में ट्यूब जैसी संरचना, और ऊपर क्या है? ऊपर वर्तिकाग्र जिस पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिनको हम कहते हैं लोक्यूल, और उन लोक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा। तो इसके लिए सजेस्टेड है कि आप हिबिस्कस का फ्लावर, जो गुड़हल का फूल है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह आपको मिलता है,
उसका जब आप सेपल्स को हटा देंगे, उसके बाद आप पेटल्स को भी हटा देंगे, उसके बाद आप स्टेमन को देख लेंगे। स्टेमन में जो आपको स्टिकी पार्ट, पॉलन ग्रेन तो आप नहीं देख पाएंगे अपनी नेकेड आई से, लेकिन आप जब फिलामेंट और एंथर, ये आप दोनों देख सकते हैं इजीली। जो स्टिकी पार्ट होगा येलो कलर का वो एंथर होता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। तो बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। पहले भी बात हुई थी कि आपको आपकी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, उनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद आप पिस्टल्स की भी संरचना देख सकते हैं। ये वाला आपको इजीली दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है और उसके अंदर पाए जाते हैं लॉक्यूल। अब लॉक्यूल के अंदर, हर एक लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। अब अगर हम ओवरी में बात करें तो ओवरी किसी नंबर ऑफ व्यूज इन एन ओवरी में बी 1 इन व्हीट। व्हीट में केवल एक होता है, पैडी यानी धान में, मैंगो में, इसमें पपाया में बहुत सारे होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आपको अगर गाइनीशियम जो है ये क्या है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंगल पिस्टल वाले गाइनीशियम को आप मोनोकार्पेलरी कहते हैं और अगर एक से अधिक पिस्टल है तो उसको आप मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। इन लाइंस को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जब एक से अधिक पिस्टल एक साथ फ्यूज्ड हों तो सिनकॉर्पस कहलाते हैं और अगर वो एक से अधिक पिस्टल आपस में फ्यूज्ड ना हो यानी कि फ्री हो तो एपोकार्पस कहलाते हैं। हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वो ऊपर से नीचे के क्रम में आपको बताया गया है। सबसे ऊपर पाया जाता है स्टिग्मा, जो एक पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल ये लंबा स्टिग्मा के नीचे का ट्यूब लाइक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, यानी कि ट्यूब लाइक संरचना होती है। और ओवरी जो है वो पिस्टल के एकदम आधार पे, बेस पे फूला हुआ भाग होता है, वो ओवरी कहलाता है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर ही कैविटी को जो क्या कहते हैं हम, ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ओवरी के अंदर की कैविटी को हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं और प्लेसेंटा जो है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अब प्लेसेंटा से निकलने वाले भाग वो आपके कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिन्हें हम कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया को ही हम कॉमनली क्या कहते हैं बच्चों? ओव्यूल्स कहते हैं। अब एक ओवरी में ओव्यूल की संख्या 1 से लेकर अनेक हो सकती है, यानी एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। पपाया में बहुत ज्यादा होती है, वाटरमेलन में बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत सारे बीज आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें ज्यादा होती है, और जिसमें एक एक बीज दिखेगा उसमें एक एक होती है। ऐसा हम मान सकते हैं। व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, आपका गेहूं के बालियों में, धान में, आम में, इसमें सब में एक होती है ओव्यूल की संख्या। हम बात करें पपाया की, वाटरमेलन की, ऑर्चिड्स की, तो इसमें संख्या 1 से ज्यादा या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों आपको बेसिकली आपने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, अब आपको मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। तो मेगास्पोरेंजियम, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम ओव्यूल है, तो आप उसको ओव्यूल भी कह सकते हैं और मेगास्पोरेंजियम
भी कह सकते हैं। यही मैं आपको बोल रही थी कि भारी भरकम शब्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन्हीं भारी भरकम शब्दों के साथ ही पूछे जाएंगे। तो अगर बेसिकली आपको स्ट्रक्चर याद हो अच्छी तरह से और आपको चीजें याद हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो आपको परेशानी फिर नहीं होगी। अब आपको बात करनी है किसके बारे में? आपको बात करनी है कि किस तरह से जैसे दो तरीके की मैंने आपको पिस्टल की संरचना बताई। एक तो होती है सिनकार्पस और एक होती है एनाट्रोपस। एक होती है सिनकार्पस और एक होती है एपोकार्पस। तो इसमें जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, है ना। कभी क्या होगा, कभी उल्टे होंगे, कभी नीचे की तरफ हाइलम प्रेजेंट होगा, ऊपर की तरफ चैलिजल पोल प्रेजेंट होगा, कभी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा चैलिजल पोल, नीचे की तरफ हाइलम प्रेजेंट होगा। तो अलग अलग संरचना अलग अलग टाइम पे पाई जाती है। लेकिन जो ओव्यूल है ये किससे अटैच होता है? इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक, और उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल जंक्शन। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। अब इस संरचना को आपको विस्तार से जानना होगा। Each of you has one or two protective envelopes, integuments, except at the tip where a small opening micropyle is present. अब ये micropyle जो है इसका क्या काम है? Opposite the micropyle are and is the chalaza, जिसको हम कहते हैं basal part. ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नाम के स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। ओव्यूल जो है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नामक स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। तो ओव्यूल की जो बॉडी है इससे फ्यूनिकल जिस रीजन में फ्यूज होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या है? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। हर एक ओव्यूल के एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं या अध्यावरण कहते हैं, और ये इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। क्यों? केवल टिप को छोड़ करके, जहां पर माइक्रोपाइल नाम की स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पर ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है और इंटेग्यूमेंट्स से घिरे जो सेल होते हैं उसके मास को हम न्यूसेलस कहते हैं। इसमें बहुत सारी मात्रा में फूड मटेरियल रिजर्व होता है। क्यों? क्योंकि उससे फीमेल गेमेटोफाइट को पोषण चाहिए होता है ना। Enclosed with the integument there is a mass of cells called nucellus. Its cells contain reserve food material. उसमें क्या होता है? nucellus में reserve food materials होते हैं। Inside the nucellus is the embryo sac, और embryo sac जिसमें अंदर क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. मेगास्पोर से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, तो आपको मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो इसका किस तरह से स्ट्रक्चर है इसको आप थोड़ा सा, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी स्ट्रक्चर को जान लेंगे कि एक्चुअल में जो ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इसका डायग्राम देखेंगे आप सभी बच्चों।
अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे ऊपर क्या है, ये वाला आपका है पार्ट फ्यूनिकल। ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट है, ये है फ्यूनिकल। के बाद जहां पे फ्यूनिकल और नीचे अटैच होता है वो आपका कहलाता है हाइलम। ये है हाइलम, ये है हाइलम। ये स्टॉक जैसी संरचना आपकी फ्यूनिकल है और ये है हाइलम। उसके बाद यहाँ पे ये आपको छोटा सा ये ओपनिंग खुली हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो छोटी सी खुली हुई ओपनिंग दिखाई पड़ रही है ये आपकी है माइक्रोपाइल। यही छोटी सी ओपनिंग से क्या होगा, इसी छोटी सी ओपनिंग से आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, तो पहले इसको देख लेंगे क्या है। यहाँ पे ये आपका कहलाता है माइक्रोपाइलर होल है। ये है, देखिए ये है इंटेग्यूमेंट, तो ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, बाह्य अध्यावरण, और ये है इनर इंटेग्यूमेंट। अंतः अध्यावरण। ठीक है, तो बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। अब ये है न्यूसिलस, ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है न्यूसिलस। और न्यूसिलस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अब देख रहे हैं ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट है ये है चेलेजल होल। क्या है? चेलेजल होल, जिसे हम कहते हैं निभागीय सिरा। या उसको चैलेजा भी कहते हैं। स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब जो ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल है ना, जिसमें आपका फ्यूनिकल, किसी किसी में फ्यूनिकल नीचे होता है, चैलेजल पोल ऊपर की साइड में होता है। कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी क्या होगा कि ये जो माइक्रो चैलेजल पार्ट है ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे इस तरह से तरीके की संरचना होगी। तो एक एक होता है, कभी कभी क्या होता है ऐसे को होता है ना। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। ये आपका नीट के सिलेबस में तो है, आपके आपके खुद के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये। तो इसके बारे में जब अगले सेशन में हम जुलाई में जो स्कूल खुलेंगे तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो मैं आपको पूरे अलग अलग कितने टाइप के होते हैं ओव्यूल्स उसके बारे में बता दूंगी, एक लाइन लिखवा भी दूंगी और डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट भी कर दूंगी, ताकि आप वो भी एक एक लाइन लिख लें। अभी आप ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे कि इसका जो सबसे ऊपर वाला स्टॉक है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के नीचे फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है उसको जोड़ने वाला जो ये वाला है इसको हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। जो छोटी सी स्मॉल ओपनिंग है जहाँ पे इंटेगमेंट नहीं प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अंदर से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। इंटेगमेंट जो है ये एम्ब्रियो सैक की रक्षा करने का काम करते हैं। तो 2 परतें होती हैं, आउटर इंटेगमेंट होता है और इनर इंटेगमेंट होता है। ठीक है,
उसके अंदर आपका पाया जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो जिसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन वाली सेल्स होती हैं, और ये क्या करता है, ये इसके अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है। न्यूसेलस में क्या होता है, इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, ठीक है। और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, उसके अंदर फीमेल गेमेटो एम्ब्रियो सैक को ही एम्ब्रियो सैक और हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपको अच्छे से देखना। अब ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो इस डायग्राम को सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। बच्चों, डायग्राम आप सभी ने बना लिया। अब इस डायग्राम में देखेंगे कि कैसे जो ये जिसको हम गुरु या महाबीजाणुधानी कहते हैं, या इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो हम इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं या हम इसको ओव्यूल कहते हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है, जो ये आपका सबसे ऊपर की तरफ जिसको मैंने आपको फ्यूनिकल लिखवाया, ये क्या है, ये बीजांड वृंत कहलाता है। जैसे पुष्प को लगाने वाली डंठल को हम पुष्प वृंत कहते हैं, वैसे बीजांड जिस डंठल से जुड़ा हुआ होता है उसको हम बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत या डंठल, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो लर्न कर लेंगे फ्यूनिकल, या जो बच्चे चाहें वो बीजांड वृंत भी इसको लर्न कर सकते हैं। अब इससे ये कहाँ से जुड़ा होता है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम अपरा कहते हैं। तो ओव्यूल का जो बॉडी है उसके साथ बीजांड वृंत हाइलम से अटैच होता है। हाइलम जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। हाइलम को ही हम क्या कहते हैं, नाभिका वाली जगह पे ये जुड़ा हुआ होता है। और ये जो हाइलम है ये बीजांड और फ्यूनिकल इन दोनों का जंक्शन होता है, यानी कि फ्यूनिकल को और बीजांड को और बीजांड वृंत को जोड़ने वाली जो जगह है वो नाभिका कहलाती है। फ्यूनिकल और जो बाकी का ओव्यूल है उसको जोड़ने वाला जो संधि वाला स्थान होता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब हर एक बीजांड, एक या दो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये अपूर्ण आवरण, मतलब कि ये कंप्लीट यहाँ पे कवरिंग नहीं है, बीच में थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। अपूर्ण आवरण है यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट यानी फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह इधर से भी छूटी हुई है और इधर से भी छूटी हुई है ना। तो अपूर्ण आवरण द्वारा ये घिरा हुआ होता है, और ये जो अपूर्ण आवरण से घिरा हुआ होता है इसे हम कहते हैं अध्यावरण। क्यों इसका नाम है, आधे में ही आवरण लगा हुआ है इसलिए इसको हम कहते हैं अध्यावरण। तो ये जो अध्यावरण है ये डबल लेयर्ड होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और इनर इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये माइक्रोपाइल उसके पास प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चैलेजा होता है जिसे हम निभाग कहते हैं, है ना। और ये बीजांड का बेस होता है या आधार होता है, ठीक है। अब हम जो ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया है इसको हम अगले सेशन में करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जान लिया। अगले सेशन में हम मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझेंगे, और उसके लिए आज की क्लास में जो डायग्राम आपको बनवाया गया वो आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, बना लिया होगा। ओव्यूल्स के टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में मैं एक एक लाइन में आपको डायग्राम से ही थोड़ा सा समझा दूंगी अगले सेशन में। और अगले सेशन में हम एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, वो जो मियोसिस वाली प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।